यूं तो इनका नाम रखा गया केशव दयाल, लेकिन हम इन्हें केडी देशमुख के नाम से जानते हैं। जी हाँ, राजनीति का केडी देशमुख असल जिंदगी का केडी भाऊ है, जिन्हें कारू के भी नाम से कभी जाना गया, जिनका जन्म 1 जनवरी 1949 को बाड़ूजी देशमुख के यहाँ हुआ। नमस्कार, मैं हूँ देवानंद मेश्राम। केडी देशमुख का जन्म बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील के ग्राम झालीवाड़ा में हुआ। गांव में ही उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। इसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा के लिए वह वारासिवनी आ गए। वारासिवनी से अध्ययन करने के बाद उन्होंने बालाघाट से बीएससी की पढ़ाई पूरी की, लेकिन यहाँ पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वारासिवनी के शंकर साहा महाविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की, लेकिन कभी वकालत नहीं की। वकालत उन्हें रास नहीं आई और राजनीति भाग गई। सभी जानते हैं कि केडी देशमुख ने छात्र जीवन से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और यह सफर आज भी उसी तरह से निरंतर जारी है। जयप्रकाश नारायण और लेफ्ट की विचारधारा से प्रभावित केडी देशमुख ने छात्र राजनीति से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। इन्होंने पहली बार 1972 में कांग्रेस के कद्दावर नेता थान सिंह पटेल से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। यह वह दौर था जब पूरे देश में कांग्रेस का बोलबाला था। ऐसे में इस चुनाव में केडी देशमुख को लगभग 3000 मतों से थान सिंह पटेल से हार का सामना करना पड़ा। जून 1975 को जब देश में आपातकाल लगा तो केडी देशमुख को बालाघाट जिले के न्यायालय से पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह जेल गए और जेल में उन्होंने पुलिस की यातनाओं का सामना किया। यहाँ से छूट कर आए और उनका राजनीतिक कद बहुत तेजी से बढ़ने लगा। बात कर रहे हैं केडी देशमुख के राजनीतिक करियर की, जिन्होंने आपातकाल से जेल से छूट कर आए और 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा। इस बार उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे सूरजलाल बिसेन की तरफ से हुआ। केडी देशमुख यहां इस चुनाव में जनता दल के टिकट से लड़ रहे थे और यह चुनाव केडी देशमुख के लिए एक नया मुकाम लेकर के आया। बता दें कि इस चुनाव में 1338 मतों से सूरजलाल बिसेन को मात खाना पड़ा और केडी देशमुख पहली बार चुनाव जीत कर आए। सूरजलाल बिसेन को चुनाव हराने के बाद केडी देशमुख उत्साह से लबरेज थे। 1977 में हुए चुनाव के बाद सीधे 1982 में चुनाव होना था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस वक्त अचानक से चुनाव की घोषणा कर दी, जिससे विपक्ष और जनता दोनों अचंभे में पड़ गए थे। लेकिन आपातकाल के बावजूद देश में कांग्रेस का ही बोलबाला था। लेकिन वारासिवनी की जनता का दिल जीत चुके केडी देशमुख महज 2.5 साल के अंतराल में 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में फिर एक बार जीत गए और इस चुनाव में जो जीत का अंतर था वह पहली जीत से 2 गुना था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केडी देशमुख की लोकप्रियता उन दिनों चरम पर थी। विधानसभा की सीट पे लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में जब 1985 में चुनाव हुए तो इस बार कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता थान सिंह पटले के पुत्र री प्रद्युमन सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। लेकिन कांग्रेस यह बात भूल रही थी कि केडी देशमुख का जो उत्साह है और जो लोकप्रियता है वो इन दिनों चरम पर है। ऐसे में जब कांग्रेस ने री प्रद्युमन सिंह को चुनाव मैदान में उतारा तो कांग्रेस को इस बार भी हार का ही सामना करना पड़ा। 1990 तक केडी देशमुख 3 बार चुनाव जीत चुके थे और इस बार भी उन्हें अपनी जीत का पूरी तरीके से आभास था, लेकिन जनता परिवर्तन चाह रही थी। केडी देशमुख शायद इस बात को भाप नहीं पाए थे, लेकिन इस चुनाव में उनकी जीत का अंतर बेहद कम था। यह चुनाव अमृतलाल जायसवाल के साथ उन्होंने लड़ा था। शायद वारासिवनी की जनता इस चुनाव में परिवर्तन चाह रही थी। यही वजह रही कि जब अमृतलाल जायसवाल से उन्होंने चुनाव लड़ा तो जीत का अंतर मात्र 2% मतदान का था। 1990 के चुनाव में अगर कांग्रेस थोड़ी मेहनत कर लेती तो यह चुनाव उसे जीत दिला सकता था, क्योंकि यह वो दौर था जब केडी देशमुख की लोकप्रियता धीरे धीरे घट रही थी। वारासिवनी की जनता परिवर्तन चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पाई। अगर कांग्रेस उस वक्त मेहनत कर लेती तो निश्चित तौर पर साल 1990 का जो चुनाव था वह कांग्रेस के लिए विजयश्री लेकर आता। देशमुख की लोकप्रियता धीरे धीरे वारासिवनी से घट रही थी, वही कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही थी। साल 1998 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ। जो काम अमृतलाल जायसवाल 2 बार चुनाव लड़कर नहीं कर पाए, वह काम प्रदीप जायसवाल ने चुनाव लड़कर कर दिखाया। इस चुनाव में वारासिवनी से जो है
कांग्रेस को जीत मिली। पहली बार प्रदीप जायसवाल चुनाव जीतकर विधायक बने। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में साल 1998 में हुए चुनाव में केडी देशमुख तीसरे पायदान पर पहुंच गए थे और साल 2003 यह वह साल रहा जब केडी देशमुख की एंट्री कटंगी में होती है। एंट्री भी ऐसी धमाकेदार। यहां उन्होंने कटंगी में विधानसभा क्षेत्र कटंगी में 2003 का चुनाव उस वक्त के बड़े कद्दावर नेता टामलाल सहारे के साथ लड़ा और इस चुनाव में केडी देशमुख को जीत मिली। 2003 में चुनाव जीतने के बाद केडी देशमुख कटंगी की जनता के दिलों में राज करने लगे। पहली बार जब वो विधायक बनकर आए तो उनका फोकस विकास कार्यों पर रहा। 2003 में यह कटंगी का स्वर्णिम काल साबित हुआ। उस वक्त सर्वाधिक पठार अंचल क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात हुई। ऐसे पुल पुलियाओं का निर्माण हुआ जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन इसके बाद 2008 में फिर विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन जो बीजेपी का भीतरघात है उसका सामना केडी देशमुख को करना पड़ा। 2008 में हुए चुनाव में केडी देशमुख चुनाव हार गए। इस बार जीत कांग्रेस के विश्वेश्वर भगत की हुई। 2008 में केडी देशमुख की हार का एक बड़ा कारण जहां भाजपा की भीतरघात रहा, वहीं एक दूसरी प्रमुख वजह उस वक्त की परिसीमन की घटना भी है। क्योंकि इस बार 2008 के चुनाव में परिसीमन हुआ, खैरलांजी क्षेत्र के लगभग 32 गांव कटंगी विधानसभा क्षेत्र में जुड़ गए। यह चुनाव उस वक्त बेहद दिलचस्प बना और कांग्रेस, चूंकि उस वक्त जो विश्वेश्वर भगत थे वह घुबड़गोंदी गांव के जो है उससे ताल्लुकात रखते थे, खैरलांजी से उनका बढ़िया लगाव रहा और केडी देशमुख इस बात को भुना नहीं पाए और इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2008 के चुनाव में निश्चित तौर पर केडी देशमुख विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, लेकिन क्या उनकी लोकप्रियता कम हो जाती है? यह एक बड़ा सवाल बनकर आता है। लेकिन हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव के ठीक 4 माह बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं। मतलब कटंगी से सीधा दिल्ली जाने का रास्ता शुरू होता है और इस चुनाव में प्रत्याशी वही रहते हैं, विश्वेश्वर भगत और केडी देशमुख। यह चुनाव बेहद दिलचस्प होता है और रोचक भी होता है। हम देखते हैं कि इस चुनाव में केडी देशमुख शानदार मतों से बढ़त बना करके सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं। यानी कि केडी देशमुख की लोकप्रियता कटंगी विधानसभा के साथ साथ समूचे बालाघाट जिले में चरम पर है। खास बात तो यह है कि विधानसभा चुनाव में 4000 वोटों से हारने वाले केडी देशमुख लोकसभा के चुनाव में कटंगी क्षेत्र से 14000 मतों की बढ़त लेते हैं। मतलब जनता के दिलों में वह राज कर रहे थे। शुरू हुआ राजनीतिक करियर केडी देशमुख का 2013 में आकर ठहर गया है। 3 दशक की राजनीति के बाद 2013 का चुनाव जीतने पर केडी देशमुख अब मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन इनकी ही पार्टी इनकी उपेक्षा कर रही है। शायद एक बड़ी वजह जनसंघ के खाते से ना आकर जनता दल पार्टी से आना है। केडी देशमुख लाख जतन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मंत्री का पद नहीं मिल पाता। बता दें कि केडी देशमुख एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत है जिन्होंने वारासिवनी से 3 बार और कटंगी से 2 बार और यह तीसरा जो 2013 का चुनाव था इसको लेकर के तीसरी बार जीत हासिल की थी। मतलब अब तक 6 बार विधायक और 1 बार सांसद बन गए थे। जनता का अपार समर्थन मिलने के बावजूद इन्हें राज्य सरकार में मंत्री का पद नहीं मिला और यह बात समय समय पर उन्हें खटकती भी रही। कई बार सार्वजनिक तौर पर उन्हें यह बोलते देखा गया, लेकिन नेताओं के बीच चर्चा यह रही कि केडी देशमुख अगर जनसंघ के खाते से आते तो उन्हें मंत्री पद मिल पाता। सरकार ने कभी केडी देशमुख को मंत्री नहीं बनाई, लेकिन उनकी इस मंत्री पद की लालसा को थोड़ा सा विराम देने के लिए या सरकार उनका सम्मान करती है इस बात को जाहिर करने के लिए उन्हें राज्य सरकार ने प्रोटेम स्पीकर के पद से जरूर नवाजा। लेकिन केडी देशमुख इस पद से अब तक शायद संतुष्ट नहीं है। 6 बार के विधायक और 1 बार के सांसद केडी देशमुख साल 2018 में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यह चुनाव उनके लिए हार लेकर आता है। दरअसल इस चुनाव में हार का एक प्रमुख कारण जैसा कि कटंगी क्षेत्र में चर्चा रही है हमेशा कि केडी देशमुख को हमेशा से ही बाहरी माना गया है और 2018 में हुए चुनाव में एक मुहिम इस प्रकार से चलाई गई कि बाहरी व्यक्ति कटंगी क्षेत्र में नहीं चलेगा। यही वजह रही कि 2018 के चुनाव में केडी देशमुख को हार का सामना करना पड़ा और लंबे समय से अज्ञातवास में बैठे टामलाल सहारी की फिर से राजनीति में एंट्री हुई। आमतौर पर संयमित रहने वाले केडी देशमुख का राजनीति में कई बार विवादों से भी ताल्लुकात रहे। अक्सर देखने में आया कि जो विभागीय अधिकारी रहे उनसे इनकी कई बार कार्यों को लेकर के ठीक तरीके से नहीं बन पाई।
और एक विवाद बहुत पहले ऐसा हमें जानकारी मिली है कि बालाघाट जिले एक पत्रकार हुआ करते थे पंडित सुधाकर शर्मा, उन्होंने एक कोई खबर प्रकाशित कर दी थी। वह खबर केडी देशमुख को रास नहीं आई, तो उन्होंने ऐसे में पत्रकार सुधाकर शर्मा को बस स्टैंड में रोककर उनके साथ मारपीट कर दी थी। ऐसा ही एक विवाद जब कटंगी पहुंचे तो पहली बार जब एसडीएम थे बसंत तिवारी, उनके साथ भी इनका विवाद हुआ। संभवतः बसंत तिवारी कटंगी के पहले एसडीएम थे। बताया तो ये भी जाता है कि केडी देशमुख ने बसंत तिवारी की शिकायत कलेक्टर से की थी और इस शिकायत में उन्होंने यह दर्ज किया था कि बसंत तिवारी से मुझे जान का खतरा है। लेकिन आज केडी देशमुख इस बात से बचते हैं। और एक विवाद है, चूँकि महिकेपार कटंगी क्षेत्र का एक चौकी है, महिकेपार या तिरोड़ी संभवतः, यहाँ एक थाना प्रभारी पदस्थ हुआ करते थे, उनसे भी इनके तालमेल नहीं बैठ पाए और केडी देशमुख ने उन्हें भी खरी खोटी सुना दी थी। एक वाक्य बहुत पुराना बताया जाता है कि वन विभाग में पदस्थ किसी कर्मचारी के साथ भी केडी देशमुख की हाथापाई हो गई थी। विवादों से चूंकि केडी देशमुख का कम ही नाता रहा है, लेकिन कुछ विवाद ऐसे हैं जो हमेशा सुर्खियां बटोरते रहे हैं। केडी देशमुख पर यह भी आरोप है कि जब 2003 में पहली बार वह कटंगी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े तो उन्होंने चुनाव जीतने के बाद अपने वारासिवनी के कुछ नज़दीकी लोगों को यहाँ पर मैग्नीज का अवैध तरीके से चोरी करवाई। मतलब मैग्नीज की चोरी करने वालों को केडी देशमुख का संरक्षण रहा। हालांकि यह बात आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा से ही चलता रहा है। वैसे तो केडी देशमुख को विकास पुरुष के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन एक दौर था जब कटंगी से वारासिवनी और कटंगी से सिवनी बोनकट्टा सड़क मार्ग की हालत बहुत खराब थी। एक दौर ऐसा आया जब केडी देशमुख को चारों ओर से उनकी आलोचनाएं होने लगी। उनके लिए कई अशब्द का उपयोग किया जाने लगा। चाक चौराहों में चर्चा होने लगी कि केडी देशमुख अपने कार्यकाल में सड़कों का निर्माण नहीं करा पाए। केडी देशमुख ने विधायक और सांसद रहते हुए हमेशा जनता की भलाई ही सोची है। यही वजह रही कि जब वह विधानसभा में रहे तो उन्होंने पूरी मुखरता के साथ किसानों की आवाज़ को विधानसभा में उठाया। और जब लोकसभा पहुंचे तो ग्वारी समाज, कोहरी समाज, नाई समाज, इसके अलावा एक गोलर समाज है, उसकी आवाज़ को लोकसभा में उठाए और उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने और ख़ास तौर से कोहरी समाज को जो केंद्र की सूची है उसमें शामिल करने की मांग रखी। बता दें कि कोहरी समाज को आज तक केंद्र की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस कारण इस समाज के लोगों को केंद्र का जो जाति सर्टिफिकेट है वह नहीं मिल पाता। केडी देशमुख हमेशा से यह प्रयास करते रहे कि इन जो छोटी समाज है इनके साथ न्याय हो सके, लेकिन दुर्भाग्य की केडी देशमुख के तमाम प्रयासों के बावजूद इन समाज के लोगों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। अभी तक हमने आपको बताया कि केडी देशमुख का जो राजनीतिक करियर है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और किस तरह से उन्होंने 6 बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, 1 बार सांसद बने लेकिन कभी मंत्री नहीं बन पाए। क्योंकि कटंगी विधानसभा क्षेत्र में केडी देशमुख को विकास पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। हमारे साथ कटंगी शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं अमजद खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम जानना चाहेंगे कटंगी क्षेत्र की जनता केडी देशमुख को विकास पुरुष क्यों कहती, क्या ऐसा किया है उन्होंने? धन्यवाद लखन जी। जब से केडी देशमुख ने यहाँ पहले चुनाव लड़े, जब यहाँ एक गांव जैसा कटंगी था, एक छोटा सा तहसील कार्यालय था और जब केडी देशमुख चुनाव जीतने के बाद उन्होंने सबसे पहले फोकस राजस्व के ऊपर किए और एक तहसील भवन के लिए विचार किए। उसके बाद उनकी सोच बहुत दूरदर्शी सोच थी। उनकी सोच ये थी कि मुझे कटंगी को जिला बनाना है। जिला बनाने को टारगेट करते हुए उन्होंने सबसे पहले यहाँ अनुभागीय कार्यालय स्वीकृत कराया और अनुभागीय राजस्व का कार्यालय स्वीकृत कराने के बाद उसकी नई बिल्डिंग बनवाई गई, जहाँ एक जनपद परिसर में तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय खुला। उसके बाद उनकी सोच और आगे बढ़ी और उन्होंने दूसरा कदम आगे बढ़ाते हुए, यहाँ न्यायालय नहीं था, यहाँ के लोग 50 किलोमीटर कटंगी से और यहाँ से 30 किलोमीटर वारासिवनी, ऐसा 80 किलोमीटर की यात्रा करके कोर्ट के लिए जाते थे। तो उनकी सोच में आया कि नहीं, मुझे अब यहाँ के लोगों को फैसले यहीं होना चाहिए। उसको लेकर उन्होंने व्यवहार न्यायालय स्वीकृत कराए, व्यवहार न्यायालय की बिल्डिंग स्वीकृत कराए। उसके बाद इस क्षेत्र को सबसे बड़ी सौगात के रूप में व्यवहार न्यायालय दिया गया। फिर केडी देशमुख ने आगे की सोचते हुए एसडीओ फॉरेस्ट का कार्यालय यहाँ लेकर आए, एसडीओ पुलिस का कार्यालय यहाँ लेकर आए। जब सारे अधिकारियों के, अनुभागीय अधिकारियों के लगभग कार्यालय यहाँ संपूर्ण हुए
तो उन्होंने छात्रों को लेते हुए अपनी सोच दिखाई और एक शिक्षित विधायक होने के नाते उन्होंने शिक्षा के ऊपर फोकस किया। और शिक्षा के ऊपर फोकस करने के बाद यहाँ एक कॉलेज हुआ करता था जिसमें हमने भी पढ़े हैं, लेकिन एक छोटा सा कॉलेज था जिसकी भूमि पूजन तो हो गया था लेकिन बिल्डिंग स्वीकृत नहीं हुई थी, राशि स्वीकृत नहीं हुई थी। उन्होंने उसके पीछे भिड़ के कॉलेज की बिल्डिंग स्वीकृत कराई और एक रामनगर में राम मंदिर ट्रस्ट से स्वीकृति लेकर और वहाँ बिल्डिंग का निर्माण कराया, जिसमें आज लगभग 4,000 छात्र छात्राएँ अपना शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के.डी. देशमुख ने देखा कि दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे और दूर दूर से आते हैं और उनको बहुत परेशानी होती है, साधन नहीं है, तो उन्होंने जगह जगह छात्रावास स्वीकृत कराए। लगभग कटंगी विधानसभा क्षेत्र में मेरा मानना है कि 13 छात्रावास ST SC बालिका बालक यहाँ तक कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक छात्रावास स्वीकृत कराए, जिसका शायद बिल्डिंग के लिए स्वीकृति तो मिल गई है लेकिन ज़मीन के कारण वो नहीं बन पाया है। लेकिन कुछ दिन यहाँ किराए के भवन में काम चला। उसके बाद फिर आगे की सोचते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने तिरोड़ी में एक कॉलेज का निर्माण कराया। वहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में खैरलांजी में भी एक कॉलेज स्वीकृत कराए। इस टाइप से अगर देखा जाए तो मेरा मानना है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक विधानसभा क्षेत्र में 3 कॉलेज संभवतः कटंगी में ही है। इस टाइप से उन्होंने अपने विकास कार्य को आगे बढ़ाया। फिर सबसे ज़्यादा असुविधा यातायात को लेकर हो रही थी। तो अच्छा, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जैसे बताया जाता है कि के.डी. देशमुख की कटंगी में आने से पहले जो कटंगी विधानसभा क्षेत्र का जो पठार एरिया है, जिसमें करीब मेरा ये मानना है कि 30 से 32 ग्राम पंचायतें आती हैं, तो इनकी हालत बहुत ख़राब थी ऐसा बताया जाता है। तो क्या ऐसा परिवर्तन हुआ है पठार क्षेत्र में? मैं यही आगे बताने वाला था लखन जी आपको कि हमारे यहाँ कटंगी विधानसभा में पहले सिर्फ कटंगी और पठार 2 क्षेत्र गिने जाते थे। वो लगभग पठार क्षेत्र जो है वो ब्लैकबर्ड एरिया कहलाता था, जहाँ आने जाने के साधन नहीं थे, पुल नहीं थे, पुलियाएँ नहीं थी, सड़कें अच्छी नहीं थी। तो जब के.डी. देशमुख पहला चुनाव जीत के आए तो उन्होंने पठार क्षेत्र में जब वोट मांगने के लिए गए, क्षेत्र को देखा, जाना, तो पहले कार्यकाल में तो वो ज़्यादा वो नहीं कर पाए, लेकिन जब दूसरा मौका उनको मिला तो पहला और दूसरे मौके में ऐसा पठार क्षेत्र में कोई भी गांव, कोई भी टोला, कोई भी कस्बा ऐसा नहीं है जो कटंगी की कम्युनिटी से में ना हो। लगभग सारे नहरों पे, नालों पे, नदियों पे सारे पुल बनाए गए हैं। जहां एक बैलगाड़ा दिन भर में नहीं जाता, ऐसी जगह में 10-10 करोड़ रुपए, 9-9 करोड़ रुपए की लागत से पुलों के निर्माण किए गए। पूरे पठार क्षेत्र में चाहे आप तिरोड़ी से कोसुम्बा होके गोरेघाट जाओ या पुनगट्टा होती हुए गोरेघाट जाओ, आपको कहीं से अब ये नहीं लगेगा कि आप किसी गांव में बारिश में फंस गए हैं। और सारे पुलों का निर्माण और सारी सड़कें लगभग सीमेंटीकरण की, तिरोड़ी से आप देख सकते हैं, खवासा मार्ग हो, चाहे आप सुकली से गोरेघाट तक के हो, पूरी सीमेंटीकरण की सड़कें बनी, इन्हीं के कार्यकाल में बनी। बोनगट्टा से लेके महके पार गोरेघाट तक डामर सड़क का निर्माण इन्हीं के कार्यकाल में पक्की बनाया गया। जैसे अपन ने देखे कई सालों से सिवनी से दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय उनकी सरकार ही गई थी सड़क के कारण, क्योंकि सड़कों में भारी गड्ढे थे। तो उन्हीं के कार्यकाल में सिवनी टू बोनगट्टा की सड़क स्वीकृत कराई गई। उन्हीं के समय में मीरकपुर रामपायली मार्ग स्वीकृत कराया गया, जो भी सीमेंटीकरण बना। कटंगी से वारासिवनी मार्ग जो हमारा जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला मार्ग है, इन्हीं के कार्यकाल में सीमेंटीकरण की सड़क बनी। लालबर्रा सड़क हमारी जो है इन्हीं के कार्यकाल में डामरीकरण हुआ। पहले गाड़ादान था, WBM सड़क थी, इन्हीं के कार्यकाल में यहाँ से वहाँ तक डामरीकरण को होते रहते। मोटा माटी हमें जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं जिसका श्रेय के.डी. देशमुख को दे दिया जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि एक SDM कार्यालय हो गया, SDO की हो गया, तहसील कार्यालय हो गए, यह तिरोड़ी तहसील उन्हीं के कार्यकाल में बनी है। इसके अलावा और ऐसे कोई प्रमुख कार्य होंगे जो आपकी नॉलेज में हो? शायद हम भी क्षेत्र में घूमते हैं, जनता के बीच में बैठते हैं, जनता की बातें सुनते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस क्षेत्र में अब विकास के नाम पे कुछ ज़्यादा चीज़ें बची हैं।
अब वो तो ऐसा है जितना होना है उतना होना। जिला मुख्यालय है ही नहीं, तहसील मुख्यालय के हिसाब से संपूर्ण व्यवस्थाएं, जैसे आपको मैं बता दूं, के डी देशमुख ने शिक्षा के क्षेत्र में और कार्यालयों के साथ साथ किसानों के हितों में भी काम किए हैं। उनके खेतों में पानी कैसे पहुंचेगा, किस डैम का पहुंचेगा, कहाँ पानी नहीं पहुंचता, कहाँ ऊंचाई है, कहाँ नीचाई है, इसको देखते हुए भी काफ़ी नहरों का निर्माण, राज्य सागर बांध की नहरें बनी, नैलेसरा का पानी कहीं पहुंच पाता था, कहीं नहीं पहुंच पाता था। इसको देखते हुए उन्होंने सरकार से आग्रह कर और हमारे क्षेत्र के लिए सारी नहरों का सीमेंटीकरण कराया है। शायद ऐसी कोई नहर हो, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, कि जिसका सीमेंटीकरण ना हुआ हो। सारी नहरों का लाइनिंग का कार्य किया गया है। अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या के डी देशमुख की लोकप्रियता का ग्राफ, जैसे कि आपने देखा होगा कि 2000 अभी जो चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव 18 में, उसमें हार का सामना करना पड़ा, तो क्या कारण हो सकता है जब इतने सारे विकास कार्य उन्होंने किए फिर अचानक से हार कैसे हो गई? कटंगी क्षेत्र की जनता शुरू से जो है लगातार किसी को चुनाव नहीं जिताती है, और हर 5 साल में परिवर्तन। ये सिर्फ रामलाल साहरी एक ऐसे विधायक थे शायद मेरे नॉलेज में जहाँ तक है, जो लगातार 2 बार रिपीट हुए थे। उसके बाद कोई भी विधायक लगातार रिपीट नहीं हुआ, और जनता का मत है। लेकिन जहाँ तक हमारे ख्याल से, हमारे नॉलेज में जो है, इनके विधायकी कार्यकाल में जितने काम हुए हैं उतने शायद किसी विधायक के कार्यकाल में नहीं हुए। लेकिन अब समय है, कभी जनता के दिमाग में परिवर्तन का वो आ जाता है, और कभी नए आदमी के चेहरे की, चलो ठीक है इनका काम देख लिया, आगे वालों का काम देखना, इस हिसाब से भी हो सकता है। कुछ पिछला चुनाव तो ऐसा है बाहरी और घरेलू के हिसाब से हुआ कि नहीं, स्थानीय आदमी चाहिए, बाहर का आदमी नहीं चलेगा, कुछ ये भी हो सकता है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं के डी देशमुख के जो लोकप्रियता ग्राफ वो गिरा नहीं है? नहीं, ग्राफ गिरा नहीं है। ग्राफ आज भी उनका वही है। आज भी अगर उनको भाजपा विश्वास जताती है तो अच्छा चुनाव हो सकता है उसका। लेकिन अब उम्र दराज हो गए हैं, अब पार्टी के निर्णय। उनके जो बेटे हैं विक्रम देशमुख, वो कैसा रिस्पॉन्स कर पाएंगे? अब वो तो पद पे बैठेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन के डी देशमुख एक विकास पुरुष के रूप में कटंगी क्षेत्र में हमेशा जाने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।